हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं 9 तारीख का न्यूज़ चर्चन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली न्यूज़ पेपर का एनालिसिस करता हूं। न्यूज़ पेपर में जो जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके आम जीवन में भी जिसको जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, सामान्य जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। जो जो चल रही है देश और विदेश में उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आज ये 9 तारीख का न्यूज़ है, आइए समझते हैं क्या न्यूज़ में कुछ खास है, उसको हम लोग अच्छे तरह से समझते हैं। ये पहला जो न्यूज़ है कि फाइजर ने 180 करोड़ डोज लेगा, फाइजर से 180 करोड़ का डोज लेगा ईयू। ईयू क्या है यहाँ पे? ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। एक यूरोपियन यूनियन का संस्था है जो कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ बनता है। फाइजर एक कंपनी है जो कि अभी वैक्सीन बनाने के लिए चर्चा में है। ये कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। 180 करोड़ रुपया का डोज कौन लेगा? तो ईयू लेगा। ईयू का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक संस्था है जिसमें बहुत सारे देश हैं। इसमें 27 देश हैं। 27 देश हैं। इन 27 देशों में स्कॉटलैंड, बहुत सारे 27 देश हैं। 27 देश का नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ पूरी तरह से, हमको भी पता नहीं है 27 देश का नाम। तो यहाँ पे बताना क्या है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ ने 2023 तक कोविड टीके की 180 करोड़ डोज के लिए फाइजर बायोएनटेक के साथ करार किया शनिवार को। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, अब यहाँ पे ये भी याद करना होगा, अलग परीक्षा में हम लोगों से पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वान डे लेयन, ये याद रखना होगा। ये शब्द जो है ना थोड़ा सा बोलने में कठिनाई हो रही है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे लेयन ने ट्वीट किया कि उनके कार्यकाल ने 90 करोड़ की गारंटीड खुराक के लिए एक करार मंजूरी दी है। संघ के पास आधा दर्जन कंपनी की 230 करोड़ रुपए की खुराक की करार, यानी कि ये इसमें 2-3 पॉइंट याद करना होगा। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। उसके अध्यक्ष, तो उनके अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना होगा, डेर लेयन करके याद रखिएगा ताकि परीक्षा में आए तो उसको हम लोग लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीकाकरण आज से शुरू, यानी कि 9 तारीख से टीकाकरण शुरू हो चुका है। मैं भी अपना स्लॉट बुक कर लिया हूँ। 10 तारीख को जाके मैं वैक्सीन ले लूँगा। नीतीश कुमार रविवार को बताया कि 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण लोगों को शुरू कर दिया गया। यहाँ पे सभी जरूरी व्यक्ति को टीका, यहाँ ना वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ कीजिएगा? तो एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोला जाता है COWIN, कोविन नामक प्लेटफॉर्म पे जाइए, कोविन नामक साइट पे जाइए। वहाँ से डिटेल आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं अपने डेट के अनुसार। ठीक है, तो मैंने कोविशील्ड का जो मतलब कि स्लॉट बुक किया हूँ। मेरा जो है 10 तारीख को मैं वैक्सीन ले लूँगा। आप लोग भी वैक्सीन लीजिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति और 18 से 44 वर्ष के व्यक्ति के जो हैं वो लोग ज़रूर वैक्सीन लीजिए। तो टीकाकरण आज से शुरू हो रहा है। तो आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें खास न्यूज़ नहीं है। भारत न्यूज़ 2 न्यूज़ है कि जो भारत में कौन कौन सी भारतीय वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन है। तो कोविशील्ड है जो कि पुणे के द्वारा बनाई जा रही है। पुणे कंपनी साइड यहाँ पे आधार पूर्णा जी का कंपनी है। ये मैं बोल रहा हूँ नाम अभी फ़िलहाल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि पुणे में है, और भारत बायोटेक के द्वारा कोविशील्ड बनाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और खतरनाक थोड़ी सी न्यूज़ है लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है। कोरोना मरीजों की इम्यूनिटी कमजोर के लिए से ज़्यादा खतरनाक, यहाँ पे जानते हैं म्यूकोराइसिस एक नाम का बीमारी हो रहा है। म्यूकोराइमिसिस एक ये लक्षण है। कुछ कोरोना के बाद, कोरोना से जो लोग भी ठीक हो जा रहा है उनके बाद एक थोड़ी सी बीमारी क्या है कि जैसे कोरोना होने के बाद क्या हो रहा है ना कि जैसे ऑक्सीजन का जो मतलब कि मास्क लगाया जा रहा है, उस मास्क को लगाने से क्या होता है कि नाक के ऊपर यहाँ पे दाग हो जा रहा है, और यहाँ से दाग होने के कारण यहाँ पे घाव की तरह से संरचना बन जा रही है। और उस घाव बनने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे थोड़ा सा जलन होने जा रहा है। उस जलन के कारण आँख में प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो ये थोड़ी सी अभी एक अलग चिंता की बात है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों को अलग तरह का बीमारी हो जा रहा है। तो ये मतलब कि थोड़ी सी डर का माहौल बना है, लेकिन डरिए नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसको
ब्लैक करके कुछ नाम दिया गया है, ये समझते हैं। यहाँ पे वो न्यूज़ थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अवेयरनेस के लिए है, 3 गुना कीमत देने पर भी नहीं मिल रहा ऑक्सीमीटर। मुझे बस ये नहीं जानना है कि हाँ 3 गुनी कीमत पे नहीं मिल रहा, मुझे ये बताना है कि हाँ ऑक्सीमीटर क्या होता है। ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन के लेवल को मापने का एक यंत्र है जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल पता किया जा सकता है। ऑक्सीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे ऑक्सीजन के लेवल का पता किया जा सकता है। ये शब्द अभी चर्चा में है, आने वाले समय में परीक्षा में भी चर्चा में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए थोक श्रीनंदन वर्मा, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल, ये ऑक्सीमीटर है क्या? तो परिजनों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए लोग ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए जा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुखार नापने के लिए थर्मामीटर, वैसा ही ऑक्सीजन लेवल को मापने के लिए ऑक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बस आराम से ये प्रश्न जानिए। जो कि तालाब की खुदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु की दुर्लभ मूर्तियाँ। अभी फ़िलहाल में ये तालाब में, बिहार में ही एक तालाब की खुदाई हो रही थी। तालाब खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। आइए देखते हैं कहाँ ये प्रतिमा मिली। यहाँ पे मधुबनी की न्यूज है। लोकही थाना के बेलहा भवानीपुर गांव में मनरेगा से तालाब जीर्णोद्धार द्वारा भगवान विष्णु की एक दुर्लभ प्रतिमा मिली। इस प्रतिमा की ऊंचाई 3 फीट है। इसकी चौड़ाई करीब 1.5 फीट है। ग्रेनाइट की इस प्रतिमा की कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। वीडियो ने बताया कि यह प्रतिमा देखकर संभावना जताई जा रही है कि कम से कम 800 साल पुरानी प्रतिमा है। जानकारी के अनुसार कोरोना काल में स्थानीय लोगों को काम देने की पहल के तहत भवानीपुर पंचायत के मुखिया द्वारा मनरेगा योजना से सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है ना कि फिर से उसको उजागर करना। जैसे बरसात जब आ रही है ना, तो बरसात होने के पहले उनका जो मिट्टी होता है, साफ़ सफाई होता है, ये सब मनरेगा के मजदूरों के द्वारा कराया जाता है, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिल जाए और बरसात में पानी इकट्ठा भी कर लिया जाए, ताकि भूमि का ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो सकता है। तो तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा था। इसी बीच गुरुवार को मजदूरों ने एक प्रतिमा मिली। इस बात की जानकारी वीडियो को हुई। वीडियो तत्काल सूचना पर थाना पुलिस के साथ पहुंचे। वीडियो ने बताया था कि वह इतिहास के छात्र रहे। वीडियो बनने से पहले इतिहास भूगोल बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो वीडियो साहब ने इतिहास पढ़ रखा था। और ये प्रतिमा निश्चित 800 साल पुरानी है। प्रतिमा की अद्भुत चमक, काले ग्रेनाइट की इस प्रतिमा की अनुमानित कीमत लगभग 40 से 50 लाख होनी चाहिए। डीएम अमित कुमार ने बताया कि यह प्रतिमा दुर्लभ है, इसे यूं ही किसी भरोसे पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह दरभंगा म्यूजियम में रखा जाएगा। इसके लिए दरभंगा म्यूजियम में इसको रखा जाएगा। फिर कभी हम लोग दरभंगा म्यूजियम जाएंगे तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे तरीक़ा से देख पाएंगे, जो कि आज हम लोग न्यूज़ पर हैं। और फिर कभी हम लोग दरभंगा म्यूजियम में जाएंगे तो अच्छे तरीक़ा से इस मूर्ति को देखेंगे, ताकि हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ा था। और मुझे विश्वास है कि ये जो न्यूज़ और एनालिसिस हो रहा है ना, आने वाले समय में ये क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। मेरे में भी परिवर्तन करेगा और आप सबों में भी परिवर्तन करेगा। आप बस शिद्दत से इस चीज़ को देखिए और किसी चीज़ को कंटिन्यू देखिएगा ना, तब सच बता रहा हूँ, क्रांतिकारी परिवर्तन तो ज़रूर देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी परीक्षा है ना, इन सब परीक्षा में न्यूज़ से जितना भी एनालिसिस करके क्वेश्चन बन रहा है, वही सब। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एवरेस्ट से भी क्वेश्चन है। पिछले कल के न्यूज़ में हम लोग पढ़े थे, 8 तारीख के न्यूज़ में पढ़े थे कि एवरेस्ट पे भी कोरोना मतलब कि पहुंच चुकी है। 7 जो पर्वतरोही थे उनको कोरोना हो चुका है और कुछ लोग बाकी था। तो यहाँ पे उसी से न्यूज़ है। आज देखते हैं कि नेपाल पर्वतरोही 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। एक पर्वतरोही है, नेपाली पर्वतरोही, नेपाल के ही कामी रीता शेर्पा 52 वर्ष की पर्वतरोहिणी है, जो कि 25वीं बार दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कामयाबी हासिल की। अब इनकी कामयाबी का क्या कहें, यह तो मिसाल है और ये प्रेरणादायी स्रोत है। समझिए कि प्रेरणा दे रही है हम लोगों को। और इन सब न्यूज़ को पढ़ के हम लोगों को प्रेरणा मिलता है और इन सब न्यूज़ को पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ, हम लोग भी और कुछ अच्छे तरीक़ा से काम कर सकते हैं। तो कामी रीता शेर्पा 25वीं बार दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड हासिल किया। माउंट चढ़ने का कामी रीता के साथ अन्य 11 शेर्पा भी थे।
कामी 2019 में 24वें पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, एवरेस्ट पर पहुँचे 2019 में। उन्हें एक महीना के बाद उन्होंने एक ही महीना के बाद 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। कामी ने 1994 में पहली बार चढ़ाई की, तो 1994 में वो पहली बार चढ़ाई की थी, और ये 2021 है, उसमें 2021 में 25वीं बार चढ़ाई करके ये महारत हासिल की है। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की उन्होंने 2 और माउंट लाहौसे और 1 बार माउंट मानसूल पर भी, 3 बार माउंट चोयू पर 8 बार चढ़ाई की, यानी अलग अलग मतलब कि पहाड़ पे चढ़ाई करने का काम करती है। फिलहाल नेपाल की पर्वतरोहिणी 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के रिकॉर्ड बनाई। उनका नाम क्या है? तकामी रीता शेरपा। ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे इजराइल में अल अक्सा मस्जिद में झड़प, 136 लोग घायल। यहाँ पे हम लोगों को ये न्यूज़ नहीं, हम लोगों को बस ये पढ़ना है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ है, तो इजराइल में है। इजराइल की 2 राजधानी है, एक जेरूशलम है और एक तेल अवीव है। अलग अलग देश तेल अवीव भी मानते हैं और अलग अलग देश जेरूशलम भी मानते हैं। जेरूशलम को पवित्र भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों का पवित्र स्थान है, इसलिए इसको पवित्र भूमि का देश भी कहा जाता है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है, तो ये चर्चा में है, इसलिए इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। केवल ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ है, तो इजराइल में है, ठीक है। इजराइल, हाँ, इजराइल से एक प्रश्न और है। इस न्यूज़ को मेरे लेने का ये भी मकसद है कि इजराइल विश्व का पहला देश बना है जो कि मास्क फ्री, यानी कि मास्क अब नहीं लगाना है पूरी तरह से। वहाँ पे सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। वहाँ की जनसंख्या कम है, 93 लाख वहाँ पे लोग हैं। वहाँ पे यहूदियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसको जूस बोलते हैं इंग्लिश में। यहूदी सबसे ज़्यादा है। यहाँ फिलिस्तीनी श्रद्धालु ने, फिलिस्तीन देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल दो, पूरी तरह से पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, उसी बीच में इजराइल यहूदी जाके बसने लगे और वहाँ पे इजराइल बना। और इजराइल में जाके, इजराइल में यहूदी हैं और फिलिस्तीन में जो मुस्लिम पूरी कंट्री मुस्लिम लोग हैं रहता है। तो फिलिस्तीन श्रद्धालुओं के शुक्रवार को देर रात अल अक्सा मस्जिद में परिसर में इजरायली पुलिस के साथ झड़प हो गई। 136 लोग घायल हो गए, इसमें 83 लोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस हमको ये नहीं जानना अल अक्सा मस्जिद कहाँ है, तो ये जो है कहाँ पे है, इजराइल में है। यहूदियों का पवित्र धार्मिक स्थल यरूशलेम के हाल ही में हफ्तों में हिंसा में बढ़ी गई थी। कुल इजरायली सेना ने फिर 2 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी। फिलिस्तीन भी वहीं पे एक देश है, इजराइल के बगल में ही, इजराइल में ही अगल बगल में है। इजराइल में कुछ पार्ट, इजराइल के जो मैप है ना, जब मैप हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया तरीक़ा से तो हम लोगों को एक देश अच्छे तरीक़ा से याद हो जाएगा। तो बस अल अक्सा मस्जिद कहाँ है, तो इजराइल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का न्यूज़ देखिए पूछा जाता है, जैसे पाकिस्तान की पहली हिंदू जज बनी थी सुमन कुमारी। तो इस तरह का प्रश्न हम लोगों से पूछा गया था अलग अलग एग्जामों में, तो इसलिए मैं इस न्यूज़ को उठाया हूँ कि पाक में पहली बार हिंदू लड़की PCS में चुनी गई। पाकिस्तानी सिविल, यहाँ पे PCS का मतलब है, देखिए, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, यानी कि पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में पहली बार एक साना रामचंद्र नाम की एक महिला है जो कि हिंदू महिला है, और हिंदू महिला जो है पाकिस्तान PCS में चुनी गई है। तो इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये प्रश्न सबसे बड़ी बात तो है कि ये इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री में पहली बार एक हिंदू लड़की इतने बड़े पद पे गई है। तो ये प्रश्न भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना होगा। क्या नाम है इनका, तो साना रामचंद्र, नाम बड़ा ही मतलब कि बहुत ही खूबसूरत है, राजा रामचंद्र। तो साना रामचंद्र हम लोगों को याद होगा। पाकिस्तान की पहली महिला PCS, यानी कि पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाली पहली हिंदू लड़की है, ठीक है। भारत में पहली बार हिंदू लड़की PCS में चुनी गई, तो ये बड़ा ही गर्व की बात है। आइए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, भारत में ये हर दिन कुछ ना कुछ चर्चा हो रही है, अलग अलग देश भारत का सहयोग कर रहे हैं। भारत भी सहयोग किया था पिछले साल के लॉकडाउन में। पिछले साल जब कोविड आया हुआ था तो अलग अलग देशों में HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा भी भेजी थी। तो भारत में अभी फ़िलहाल में भारत की मदद के लिए थाईलैंड से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए। अमेरिकी फार्मा कंपनी गिलियड साइंस ने भारत को रेमडेसिविर की 25,600 सीसी और एक खेप भेजी। 5 मई को भेजेगी 80,000 सीसी। अच्छा न्यूज़ है, जो कि थाईलैंड से भी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ऑक्सीजन सिलेंडर आया है जो कि भारत के लिए। ये कहानी छोटी सी है और इस कड़ी का अंतिम क्वेश्चन है। पहले त्याग की इस कहानी को पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर में इस बात को लिखा गया और कैसी त्याग की कहानी है, तो इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं
थोड़ी सी पूरी कहानी को पढ़ेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, कुछ अच्छी चीज़ को पढ़ना भी चाहिए। समय वीडियो तो बड़ा होगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा इस वीडियो को, इस चीज़ को पढ़ूंगा और आपको भी सुनाऊंगा। आइए पढ़ते हैं ये कहानी क्या है। तो आइए कहानी सुनते हैं। यह प्रेरणादायी कहानी नागपुर महाराष्ट्र के नारायण भाऊराव दाभांडर की है। उम्र थी 85 वर्ष। खुद कोरोना संक्रमित थे। ऑक्सीजन का लेवल 60 तक था। ऑक्सीजन लेवल को पता करने के लिए कौन सी मशीन लगाते थे? ऑक्सीमीटर लगाते थे। ऑक्सीजन लेवल 60 तक पहुंच चुका था। जिंदगी के इस आखिरी वक्त ने इनके त्याग को हमेशा याद रखा जाएगा। यानी कि ये बड़ा ही अच्छा पंक्ति लिखा हुआ है, इसको बढ़िया से हम पढ़ते हैं। जिंदगी के आखिरी वक्त में इनके त्याग को हमेशा याद रखा जाएगा। हर कोई ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड के लिए इधर उधर भाग रहा है। हर दिन हजारों सांसें उखड़ रही है। इस बीच में नागपुर के नारायण भाऊराव ने मिसाल पेश की और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके पहले इनकी हालत बिगड़ने लगी तो दामाद और बेटी उन्हें अस्पताल में ले गए। वह काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें बेड मिला। इलाज की प्रक्रिया भी चल रही थी, तभी एक महिला 40 वर्षीय पति को अस्पताल लेकर पहुंची। बेड खाली नहीं होने की बात कहकर अस्पताल प्रबंधन ने भर्ती करने से मना कर दिया। महिला बेड के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। इसी देखकर नारायण भाऊराव को दया आ गई। उन्होंने अपना बेड उस महिला के पति को देने के लिए अस्पताल प्रशासन से आग्रह किया और कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। यानी कि ये 85 साल के थे। इन्होंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी मैं तो बहुत जी लिया। मैं तो 85 साल से इस देश को देख रहा हूँ, इस राज्य को देख रहा हूँ, और ये व्यक्ति 40 साल का है और इस 40 साल के व्यक्ति को जीने की आवश्यकता है। तो ये देखिए कितने महान व्यक्ति थे, कितने त्यागी व्यक्ति थे। इनकी कहानी सदियों तक याद की जाएगी, इसलिए इस कहानी को मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। इसके मैं ज़िंदगी जी चुका हूँ, इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। फिर अपने परिजनों को भी तैयार कर लिया और उनके आग्रह पर अस्पताल प्रशासन ने उनके एक कागज़ पर लिखवाया कि मैं अपना बेड दूसरे मरीज के लिए स्वेच्छा से खाली कर रहा हूँ। दाभांडकर स्वीकृति पत्र भरकर घर लौटे। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 2 से 3 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इनको पूरे बीके स्टडी पॉइंट की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसी प्रेरणादायी कहानी हमको कहीं ना कहीं एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हम लोगों को प्रेरित करती है। तो धन्य हैं आप कि आपकी ये त्याग हमेशा से याद की जाएगी। तो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलने में कभी कभी थोड़ी सी त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और मैं प्रयास करता हूं कि मैं अच्छा से अच्छा आप लोगों को बता पाऊं, अच्छा से अच्छा समझा पाऊं। अगर समझ पा रहे होंगे तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। मतलब कि जो भी चीज़ है आप कमेंट बॉक्स में एकदम बेहिचक लिखिए। मैं प्रयास करूँगा, पूरी तरह से तन्मयता के साथ प्रयास करूँगा कि हाँ उस चीज़ को मैं परिवर्तन करूँ, चेंज करूँ, ठीक करूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 10 तारीख के।